नमस्कार, मैं सौरभ मिश्रा स्वागत करता हूं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग से बात करने वाला हूं इग्नू के टर्म एंड एग्जामिनेशंस के बारे में जो सितंबर में स्टार्ट हो रहे हैं और ख़ासकर जो BLIS का पेपर है जिसमें नोटिफिकेशन में या डेट शीट में आया है कि ये पेपर अब ऑब्जेक्टिव टाइप में होगा। आप देख सकते हैं ये डेट शीट का एक प्रिंटेड वर्जन मैंने अपने पास रखा हुआ है और इस प्रिंटेड वर्जन के जो नोटिफिकेशन है उसमें सबसे थर्ड में लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि जो BLIS का पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप में होगा, यानी OMR शीट के फॉर्म में आपसे ये पेपर लिया जाएगा, जो कि रियली में बहुत शॉकिंग था टीचर्स के लिए जो पढ़ा रहे हैं और मेरे लिए जो मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस दे रहा हूँ उसके लिए, और प्लस हमारे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उन्होंने साल भर अपना जो स्टडी का मोड था वो डिस्क्रिप्टिव मोड रखा है कि उनको उनके माइंड में था कि मैं एग्ज़ामिनेशन में मुझे आंसर्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है, लाइंस लिखनी पड़ेंगी। बट अचानक से एग्ज़ाम से सिर्फ एक महीना पहले ये इग्नू की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है हम लोग को कि अब ये एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव मोड की जगह ऑब्जेक्टिव मोड में किया जाएगा। थोड़ी सी क्रिटिकल सिचुएशन है लेकिन बट पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। एक स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है, एक अच्छे से अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत है, जिसकी मदद से हम लोग इस प्रॉब्लम को, जो ये हमारे सामने प्रॉब्लम आई है कि अब डिस्क्रिप्टिव जगह हमें ऑब्जेक्टिव चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, उसको हम लोग किसी न किसी तरह से ओवरकम कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं। चलिए, मैं इस वीडियो में आपसे कुछ इसी तरह से बात करने वाला हूं कि कैसे आप ये जो प्रॉब्लम आई है आप लोग के सामने, रिसोर्स मटेरियल अवेलेबल नहीं है, साल भर आपने डिस्क्रिप्टिव टाइप से पढ़ाई की, अब एग्ज़ाम आपके ऑब्जेक्टिव हो रहे हैं और जो सिर्फ एक महीने का समय है उसको आप किस तरह से अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करिए ताकि आप एग्ज़ाम्स अच्छे से क्लियर हो सकें। चलिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करता हूं तो इस नोटिफिकेशन में जो एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे और लगी जिससे मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा वो था इंस्ट्रक्शंस के टॉपिक नंबर 3 में या पॉइंट नंबर 3 में। मैं इंस्ट्रक्शन पढ़ता हूँ तो उसके बाद आपको मैं चीज़ें क्लियर करता हूँ। इंस्ट्रक्शन नंबर 3 कहता है कि एनी स्टूडेंट्स हु इज़ नॉट एबल टू अपीयर इन द टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर COVID-19 रिलेटेड रीज़न और एनी अदर रीज़न। देखिए, दो रीज़न्स के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। अगर कोई स्टूडेंट्स टर्म एंड एग्जामिनेशन 2020 में जो अभी सितंबर में स्टार्ट होंगे और जो BLIS के स्टूडेंट्स हैं उनका जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है वो अक्टूबर में 7 अक्टूबर से, अगर वो एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो पाते हैं ड्यू टू COVID-19 रीज़न और एनी अदर रीज़न, और एनी अदर रीजन्स में आपके पास रीजन्स हो सकते हैं कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर बहुत दूर है, जो एग्जामिनेशन सेंटर आपने मांगा था इग्नू से वो आपको अलॉट नहीं हुआ है, या आपको जो एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट हुआ है वो आपके घर से जहाँ पे भी आप स्टे करते हैं वहाँ से 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या किसी भी ऐसी सिचुएशन में अवेलेबल है जहाँ पे आप रेगुलरली नहीं पहुँच सकते, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स आप देखेंगे अपने टाइम टेबल के हिसाब से तो पर डे हैं, मतलब कंटिन्यू एग्ज़ाम्स आपके लगाए गए हैं। तो पर डे अगर मैं कहूँ कि 50 किलोमीटर जाना, 50 किलोमीटर आना, फिर एग्ज़ाम्स हैं, एग्ज़ाम का प्रेशर अलग से, ऊपर से ट्रैवलिंग करना, ये हो सकता है आपके लिए पॉसिबल ना हो, तो आप एक ये रीज़न मान सकते हैं। किसी भी रीज़न से अगर आप एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं तो मैं आगे पढ़ रहा हूँ, विल बी परमिटेड टू अपीयर इन द December 2020 term and examination, that is student will not be required to pay examination fee afresh for the course which he or she will already registered for the June 2020 term and examinations। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि आपको, अगर आप सितंबर के एग्ज़ाम्स को एग्जम्प्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, नहीं देते हैं, तो आपको एक मौका ज़रूर फिर से मिलेगा दिसंबर के एग्ज़ाम को देने का। मतलब अगर आप अक्टूबर में एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं तो दिसंबर में जो टर्म एंड एग्जामिनेशंस होते हैं रेगुलर आप इग्नू के, उसमें आपको मौका दिया जाएगा और उसके लिए आपको कोई अलग से रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, कोई अलग से एग्जामिनेशन फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है, वो फ़ीस आपकी ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर दी जाएगी दिसंबर के एग्जामिनेशन से। तो मुझे लगता है ये एक अच्छा मौका है, एक अच्छा तरीका है। जो बच्चे साल भर नहीं पढ़ पाए हैं, किसी भी रीज़न से उनकी पढ़ाई अच्छी से नहीं हो पाई है, तो वो कोशिश करिए कि आप एग्ज़ाम छोड़ दीजिए। ये अक्टूबर में जो आपके एग्ज़ाम्स हैं वो एग्जम्प्ट कर दीजिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको कोई अलग से चार्ज नहीं देना पड़ेगा, कोई अलग रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। तो आप सीधा एग्ज़ाम दे दीजिए किसमें, दिसंबर में, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो गया है। मुझे नहीं पता कि दिसंबर में किस पैटर्न में एग्ज़ाम होगा, डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में होगा कि ऑब्जेक्टिव में होगा, वो इग्नू टाइम आने पे चीज़ें क्लियर करेगा। लेकिन अगर मानता हूँ कि आगे अगर दिसंबर में भी ऑब्जेक्टिव पेपर रहे या रहता है
तो आपके पास एक मौका रहेगा कि आप अक्टूबर में किस तरह का पेपर आया है, क्वेश्चंस कैसे हैं, किस नेचर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसके हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं दिसंबर के हिसाब से। लेकिन जो बच्चे साल भर पढ़ाई किए हैं, ठीक है, जिनकी पढ़ाई अच्छे से हो चुकी है या अच्छे से हो रही है अभी भी, और उनको लगता है कि नहीं मैंने अपना सिलेबस बहुत अच्छे से कवर किया है, अब क्वेश्चन चाहे डिस्क्रिप्टिव आए चाहे ऑब्जेक्टिव, मैं अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर समझ रहा हूँ या समझ रही हूँ, तो वो बिल्कुल एग्ज़ाम में अपीयर करें। या एक काम और कर सकते हैं आप लोग, आप चाहें तो आधे एग्ज़ाम अक्टूबर में दे दीजिए और आधे एग्ज़ाम आप दे दीजिए दिसंबर में, या फिर आप अपने हिसाब से जो भी सब्जेक्ट आप चाहते हैं कि अभी इस समय जो 1 महीने का समय है मैं उसमें ये 4 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी कर सकती हूँ एग्ज़ाम में 1 महीने के समय में, तो उसके एग्ज़ाम्स आप अभी दे दीजिए, अक्टूबर में दे दीजिए। और अगर जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स आपके बचते हैं, जो हो सकता है कि आपको लगे थोड़े हार्ड हैं, मुझे और टाइम चाहिए इसको प्रिपेयर करने के लिए, तो उन एग्ज़ाम्स को आप दे दीजिए दिसंबर में, ठीक है। क्योंकि आपका हो सकता है एग्जामिनेशन सेंटर वहाँ पे ना मिला हो जहाँ पे आप चाहते हो, पर डे वहाँ पे आपको ट्रैवल करना मतलब मुश्किल होगा, तो आप चाहें तो अल्टरनेट भी कर सकते हैं। आप अल्टरनेट 5 एग्ज़ाम या 4 एग्ज़ाम अक्टूबर में दे दीजिए और रिमेनिंग आप अपने चाहे तो वो उसको दे सकते हैं आप दिसंबर में, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं, ये आपको मेरे ख्याल से एक बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का। और अगर इस टाइम टेबल के हिसाब से देखा जाए तो जो आप लोग के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, जो BLI 221 का पहला एग्ज़ाम है वो होगा आपका 7 अक्टूबर 2020 में, और फिर कंटिन्यू है, बीच में एक संडे आ रहा है उसकी वजह से आपको एक छुट्टी मिल जाएगी। अदरवाइज़ 7 को पेपर है 221 का, 8 को पेपर है 222 का, 9 को पेपर है 223 का, फिर 10 को है 224, फिर बीच में एक संडे की वजह से छुट्टी मिल जाएगी, और फिर मंडे को आपका यानी 12 अक्टूबर को फिर आपका 225, 13 को 226 और 15 को 228 का पेपर, और 229 का पेपर रहेगा आपका 16 का। तो कंटिन्यू पेपर है। अब कंटिन्यू पेपर होने का एक अलग साइकोलॉजिकल फैक्टर रहता है स्टूडेंट्स का कि टाइम कैसे मिलेगा, मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर है, सुबह जल्दी उठना है, जाना है, एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचना है, एक अलग से एक साइकोलॉजिकल फैक्टर स्टूडेंट्स के अंदर आ जाता है। तो आप कोशिश करिए, जो आपके एग्ज़ाम्स अभी टफ़ हैं, जो ऐसे कुछ सब्जेक्ट जो आपके लिए टफ़ रहते हैं, कैटलॉगिंग हो सकता है, क्लासिफिकेशन हो सकता है, किसी के लिए मैनेजमेंट हो सकता है, किसी के लिए कोई सोर्स वाला चैप्टर हो सकता है, कोई भी जिसकी पढ़ाई आपने ठीक से नहीं कर रखी हो, वो आप शिफ्ट कर दीजिए दिसंबर में, और बाकी के रिमेनिंग पेपर्स या चैप्टर्स आप दे दीजिए, पेपर्स दे दीजिए अभी सितंबर में। एक इस स्ट्रेटजी पे आप ये काम कर सकते हैं। आप अपने लेवल पे इवेलुएट करिएगा, जैसे आपकी कंडीशन सुटेबल हो आप उसी तरह से कर सकते हैं। कुछ और वीडियोस में या यूट्यूब चैनल्स पे मेरे कमेंट्स थे कि सर हम पढ़ें कैसे, अब तो ऑब्जेक्टिव आ रहा है, हमने तो साल भर डिस्क्रिप्टिव की तैयारी की थी, हम पेपर्स हम कैसे करें, हमारे पास क्वेश्चंस का कोई वो सैम्पल नहीं अवेलेबल है, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो उन बच्चों के लिए मैं कुछ स्टडी मटेरियल मेरे पास हैं, मैंने कुछ अरेंज किए हैं आज और कल में, मैं वो आपसे बात करना चाहूँगा। देखिए, ये स्टडी मटेरियल बताने से पहले या दिखाने से पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा, जिस भी स्टडी मटेरियल के बारे में आपसे बात करूँगा वो स्टडी मटेरियल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए लिखे गए हैं, ठीक है। आज से पहले कभी भी इग्नू का एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव मोड पे ऑब्जेक्टिव मोड पे नहीं हुआ था, हमेशा डिस्क्रिप्टिव मोड में हो रहा था। तो इससे पहले का कोई गाइड, कोई ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है, कोई बुक अवेलेबल नहीं है जो आपको इग्नू में कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हैंडल किया जाए उसके बारे में बता सके। तो जो भी मैं सोर्स आपको दिखाने वाला हूँ या बता रहा हूँ अभी आगे वाली वीडियोज़ में, आने वाली वीडियो में, वो सोर्स आप ध्यान रखिएगा कि वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हैं और उनको आपको पूरा नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ बता दिया और आप अपना सब कुछ इग्नू का छोड़कर, इग्नू के स्टडी मटेरियल को छोड़कर उन्हीं बुक्स को पढ़ना स्टार्ट कर दें। ऐसे में आप बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर आ जाएगा, जिससे आप सही करने की जगह कुछ गलत करना स्टार्ट कर देंगे। तो प्लीज़ आप लोग बहुत केयरफुली रहिएगा, जो भी सोर्स मैं आपको बता रहा हूँ ये सोर्स पे ज़्यादा रिलाई नहीं करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है कि सब अब बस यही पढ़ने के लिए मेरे पास बचा था और कुछ नहीं। आपका जो इग्नू का स्टडी मटेरियल है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से लिखा गया है, आप कोशिश करिए उसी पे फोकस करने का। और एक बात और ध्यान रखिए, इग्नू जब आप क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है, वो क्वेश्चन बनाते समय कौन से स्टडी मटेरियल को उठाएगा, ठीक है। जब आप सपोज़ करिए आप एग्जामिनेशन बोर्ड में हैं, आपको क्वेश्चन पेपर बनाना है, तो आप क्वेश्चन पेपर बनाते समय किस स्टडी मटेरियल को उठा के क्वेश्चन बनाते? इग्नू के स्टूडेंट, इग्नू के टीचर हैं, इग्नू के प्रोफेसर हैं, तो आप ऑब्वियस सी बात है इग्नू का ही स्टडी मटेरियल उठाएंगे। और इग्नू का स्टडी मटेरियल उठाने के लिए, क्योंकि आपके बच्चों ने, मतलब इग्नू के जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने भी सब कुछ इग्नू के स्टडी मटेरियल से ही पढ़ा है,
तो मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ वो बच्चे जो साल भर अच्छे से स्टडी किए हैं, फोकस्ड रहे हैं अपने एग्ज़ाम्स को लेकर, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने इग्नू के मटेरियल को अच्छे से पढ़ें। बस पढ़ने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर दें। पढ़ने के तरीके में आप ये कह सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव स्ट्रेटजी को छोड़कर ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजी पे आ जाएं, और ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजी में आप फोकस करिए कुछ ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस को पढ़ने का या रीड आउट करने का या मार्क करने का, जिसमें आपको लगता है कि हाँ ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है और यहाँ से कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं या बनाए जा सकते हैं। अपने आप को थोड़ी देर के लिए एग्जामिनेशन सेटर मानिए कि आपको एग्ज़ाम का क्वेश्चन बनाने के लिए बोला गया है, और तब आप इमेजिन करिए अपने आप को कि मैं एग्जामिनेशन में होता तो मैं कैसे क्वेश्चन बनाता, और ऑब्जेक्टिव ही आपको बनाने हैं। तो कोशिश करिए फ्रेंड्स, मेरा जो सजेशन है कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे थोड़ा सा फोकस करिए, कंसेप्चुअल को मत छोड़िएगा। कंसेप्चुअल इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हुए फोकस कर लीजिए, अपना जो माइंड है वो डाइवर्ट कर लीजिए अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे, ठीक है। बट फोकस आपका बैलेंस रहना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस आप अच्छे से अपना फोकस करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मैं आपसे स्टडी मटेरियल के बारे में बात करने वाला हूं कि कौन कौन से स्टडी मटेरियल्स आप यूज़ करके थोड़ा सा देख सकते हैं कि कौन कौन चीज़ें आपको मिलेंगी। तो जो सबसे पहले मैं आपको स्टडी मटेरियल बताने वाला हूं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है। एक बुक आती है केंद्रीय विद्यालय की, केंद्रीय विद्यालय के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कवर करने के लिए, वो आप देख सकते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन की उपकार पब्लिकेशन है ये, ठीक है। उपकार पब्लिकेशन की ये बुक आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे ले सकते हैं। हिंदी में ये शायद बुक अवेलेबल नहीं है, बट आई एम नॉट श्योर कि हिंदी में है या नहीं। हिंदी के लिए मेरे पास कुछ और सोर्सेज हैं, मैं वो आपको बताता हूँ। तो इंग्लिश के जो बच्चे हैं वो इस जो बुक है, ये जो बुक है, ये इसका कवर पेज आप देख रहे हैं, ये बुक आप ले सकते हैं। इस बुक में आपको कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे या किस तरह से आपको ये बुक पढ़नी है, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने इस बुक को जो इसे बुक्स हैं वो डिफरेंट मैं इसी बुक के, ये जो बुक है हमारा, इसी का एक मैंने सारे पेपर निकाल दिए हैं, आप देख सकते हैं। ये सिर्फ एक कवर पेज है आपको दिखाने के लिए। मैंने इस बुक को क्या किया है कि डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। मैंने ये पेपर निकाल के इसको स्टेपलर किया, एक छोटी सी बुकलेट पतली सी बना ली। अब सपोज़ करिए जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा जो टॉपिक है, अगर मैं BLI 221 पढ़ रहा हूँ, उसमें लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस पढ़ रहा हूँ, तो ये देखिए इसका चैप्टर नंबर 2 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। इसमें टोटल मिला के 440 क्वेश्चंस हैं जो लॉ से रिलेटेड हैं, लाइब्रेरी साइंस में जो भी लॉ है उनसे रिलेटेड है। अब उनसे रिलेटेड कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं या बन सकते हैं, उसके बारे में आपको ये टॉपिक पढ़कर या ये मटेरियल पढ़ के आपको एक आइडिया मिल जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए लिखी गई बुक है, ये सिर्फ आपको आइडिया लेने के लिए है, इस पर डिपेंड नहीं होना है, ठीक है। ये आप बुक पढ़ सकते हैं। एक एग्जांपल और देता हूँ, सपोज़ करिए आप 224 पढ़ रहे हैं, 224 पढ़ रहे हैं या 228 पढ़ रहे हैं, तो अगर आप 224 या 228 पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको मेनली इंटरनेट या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। उस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को पढ़ने के लिए आप इसमें से ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, आप ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक छोटा सा रेफरेंस है, मुश्किल से 4 या 5 पन्नों का है ये, 5 नहीं, आई थिंक ये 8 या 9 पन्ने हैं। इस 8-9 पन्ने में लगभग 270 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब आप इंफॉर्मेशन, जब आप 224 पढ़ें, 228 की तैयारी कर रहे हो, तो बस क्वेश्चंस कैसे बनाए जा सकते हैं उनको करने के लिए आप ये एक रेफरेंस की तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, मैंने जैसे एक चीज़ और आपको दिखा देते हैं। जैसे आप अगर मान लीजिए 226 पढ़ रहे हों, ठीक है, 226 हमारा मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक है, और 226 में अगर आप पढ़ें तो आप देखें ये मैनेजमेंट के एक अलग से मैंने जो सेक्शन इस बुक से फाड़ के अलग से बना लिया है। इसमें आपको 329 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और मैनेजमेंट से रिलेटेड लाइब्रेरी साइंस में मैनेजमेंट का इम्प्लीकेशन, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको ध्यान में रखकर बनाए गए कुछ क्वेश्चंस हैं जिनकी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, सिर्फ रेफरेंस सोर्स, रिलायबल नहीं करना इस पर। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए लिखा गया मटीरियल है। तो जो बच्चे इंग्लिश में करना चाह रहे हैं, इंग्लिश के लिए आप ये मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बुक हिंदी में जो डॉक्टर अमित किशोर कुमार सर की एक बुक आती है, ये हिंदी में, ठीक है, आप ये देखिए, इसका कवर पेज है। ये बुक भी आप हिंदी के बच्चे बहुत अच्छे से रेफ़र कर सकते हैं। इसमें भी सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, लाइब्रेरी साइंस में बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करके बनाया गया ये एक बुक है। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए लिखी गई थी, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय, DSSB, ठीक है,
ये यूजीसी नेट उन सब के एग्जामिनेशंस के लिए बनाई गई बुक है। लेकिन इसमें एक चीज़ अच्छी क्या है कि आप पीछे देख सकते हैं जो बुक के सबसे लास्ट में, ये बुक के सबसे लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। जैसे देखिए ये टॉपिक 5 मैं सबसे लास्ट में खोला हुआ है, टॉपिक 5, इसमें आपको इन्फॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विसेज, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो उन सब का एक कलेक्शन एक जगह आपको दे दिया गया है। तो इसी तरह से जैसे अगर आप इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो इसका चैप्टर नंबर 6 उठाइए पीछे, और जितने भी क्वेश्चंस आपके यहाँ पे बन सकते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप चाहें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप कैसे हैंडल करें, आपको एक बार पता होना चाहिए। एग्जामिनेशन में बैठने से पहले आपको एक झलक मिलनी चाहिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कैसे बनाए जा सकते हैं, उनके बारे में आप ये सोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बुक और है जो केंद्रीय विद्यालय, जैसे मैंने ये इंग्लिश वाली बताई थी आपको, उपकार पब्लिकेशन की ये बुक, उसी तरह से एक हिंदी में डॉक्टर अमित किशोर सर की बुक लिखी हुई है। ये भी केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए फोकस करके लिखी गई बुक है, लेकिन इसमें भी वही सेम पैटर्न इस्तेमाल किया गया है, टॉपिक्स को डिवाइड कर दिया गया है, और आप इसके पीछे भी देख सकते हैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको ईजिली मिल जाएंगे। तो आप इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी आराम से देख सकते हैं। ठीक है, ये सोर्सेज जो मैंने आपको अभी बताएं या दिखाएं, ये बस आप देखिएगा और आप अपने माइंड में ये रखिएगा कि ये रिलायबल सोर्स नहीं है, मुझे इनके ऊपर डिपेंड नहीं होना है। अगर ये बुक्स, इनमें से कोई भी बुक अगर आप खरीद सकते हैं तो खरीद लीजिए, क्योंकि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे अपने कोर्स को कंप्लीट करने के बाद, तब वहाँ पे आपके ये काम आएंगी ही आएंगी। लेकिन आज जब अगर आपके पास ये बुक हो या अभी आप पढ़ रहे हो तो बस इसको एज ए रेफरेंस सोर्स पढ़िएगा, इसके ऊपर डिपेंड मत होइएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चंस बनाए जाएंगे उनका सोर्स आपके इग्नू का बुक ही रहेगा। तो अगर आप अपनी इग्नू की बुक अच्छे से पढ़ते हैं तो इनकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इनकी ज़रूरत इसलिए है ताकि आपको ये बात पता चले कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कैसे करने हैं। चलिए अब बात करते हैं कि आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं, आपके पास क्वेश्चन पेपर आ चुका है और आपके पास क्वेश्चंस हैं करने के लिए। मैं कुछ बात इस पे कर लेता हूँ कि क्वेश्चंस बनेंगे कैसे। ठीक है, कितने क्वेश्चंस आएंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं, क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करना है। तो इसके बारे में मेरे पास जो आइडिया है वो ये हो सकता है कि या तो आपका पेपर 70 मार्क्स का होगा या आपका पेपर 100 मार्क्स का होगा। इन्हीं दोनों में से कोई एक पैटर्न रहेगा आपका। अगर 70 मार्क्स का क्वेश्चंस आता है या 70 मार्क्स का पेपर आता है, सपोज करिए 70 क्वेश्चंस आते हैं 70 मार्क्स के, तो मेरे ख्याल से आपके पास 2 घंटा सफिशिएंट रहेगा। 2 घंटे का टाइम आपके लिए बहुत रहता है 70 क्वेश्चंस करने का। मैं ये कह सकता हूँ कि आप एक क्वेश्चन करने के लिए आपके पास 2 मिनट से ज़्यादा का समय रहेगा, और आपको वो OMR शीट में गोला भी करना है, उसको ब्लैक पेन से आपको फिल भी करना पड़ेगा। तो ये इतना टाइम बहुत है एक क्वेश्चन को पढ़ के उसका आंसर देने का, उसे गोला करने का। लेकिन अगर आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो मेरे ख्याल से 2.5 घंटे का या 3 घंटे का समय हो सकता है। ये बातें पता चलेंगी 7 अक्टूबर को, जब पहली बार आपका ये पेपर आपका होगा, वहाँ पे आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। मैं बात करना चाहूँगा आपसे कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करें। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन पेपर आ गया है, पेपर है, आप सपोज़ करिए कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आपसे वो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, नहीं कर पा रहे हैं आप, या आपको लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता है। पहली बात, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा। ठीक है, किसी भी टॉपिक में किसी भी क्वेश्चन आपको फंसे, छोड़िएगा मत जब तक नेगेटिव मार्किंग ना हो। क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद आप एक बार पढ़ लीजिएगा। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं, लेकिन अगर नेगेटिव मार्किंग हो गई है तो भी एक अलग स्ट्रेटजी रहेगी, उसके बारे में बात करता हूँ। लेकिन अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपके पास तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आने हैं, नंबर नहीं कटने वाले। अगर आपने सपोज करिए तुक्का लगाया है, जो कि मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ तुक्का मत लगाइए, इंटेलिजेंट गेस करिए। ठीक है, इंटेलिजेंट गेस कैसे करेंगे अभी बताता हूँ आपको। तो तुक्का भी लगा देते हैं तो आपका, अगर मान लीजिए वो तुक्का सही हो जाता है तो भी आपके पास चांसेस है कि आपके पेपर ही क्लियर हो जाएगा। 50% मार्क्स आपको लाने ही होंगे, 70 में से 35% मतलब 40% आपको लाने होंगे। अगर 100 मार्क्स का पेपर होता है तो आपको 40 क्वेश्चन कम से कम सही करके आने होंगे। ठीक है, लेकिन हाँ, कोशिश करिएगा कि 70, 80 और इस तरह का टारगेट आप अपने लिए सेट करें, सो दैट कि मार्क्स आपके अच्छे हों, परसेंटेज आपके अच्छे बन सकें। चलिए, मैं बात करता है इंटेलिजेंट गेस की। सपोज़ करिए आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और आपको क्वेश्चन करते समय आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा, ध्यान से पढ़ा, और आपको लगा ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा, तो आप एक मेथड इस्तेमाल करिए जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या करता है कि क्या करते हैं इसमें,
आप क्वेश्चन को पढ़िए और कोई 2 ऐसे ऑप्शंस चूज़ करने की कोशिश करिए, 2 या 1, जो आपको लगता है कि ये इसका आंसर हो ही नहीं सकता। इन दोनों में से या इसमें से एक आंसर ऐसा है या 2 आंसर ऐसे हैं जो इसके आंसर हो ही नहीं सकते इस क्वेश्चन को। जैसे ही आपको ये बात पता चल जाए कि इसमें से 2 आंसर ऐसे हैं जो हो नहीं सकते, आप उनको तुरंत क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही आप उनको 2 क्रॉस कर देंगे, अब बाकी 2 बचे जो आपके, उसमें आपको घोर कन्फ्यूज़न है, नहीं पता चल रहा कि सर अब मेरे को नहीं समझ में आ रहा है इन दोनों में से कौन सा है, तब आप उसमें से कोई एक तुक्का मार दीजिए, ठीक है। देखिए, अगर आप ये काम करते हैं तो आपके क्वेश्चन के सही होने की प्रोबेबिलिटी या परसेंटेजेस बढ़ जाएंगे। कैसे? सपोज़ करिए पहले आपके पास 4 क्वेश्चन थे और चारों में आप तुक्का मार देते, चारों में से कोई एक मार देते, तो आपके क्वेश्चन के सही होने की संभावना थी 25% और गलत होने की संभावना थी 75%। लेकिन जैसे ही आपने 2 क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर दिया, 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया, किसी क्वेश्चंस के 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया, वैसे ही आपके क्वेश्चन के सही होने की प्रोबेबिलिटी 50% हो गई और गलत होने की प्रोबेबिलिटी भी 50% हो गई, मतलब 50-50 चांस हो गया। अब या तो ये सही होगा या तो ये गलत होगा। लेकिन पहले क्या था, 25% सही होने की प्रोबेबिलिटी थी और 75% गलत होने की थी, जिसको आपने घटाकर या सही करके 50-50 पे कर लाया। तो अगर आप अब तुक्का मारेंगे, 50-50 पर तुक्का मारेंगे, तो चांसेस आपके सही होने के बढ़ जाएंगे। तो कोई भी क्वेश्चन बस ऐसे ही जय हनुमान जी, जय बजरंग बली या ऐसे ही अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल पे मत जाइएगा, इंटेलिजेंट गेस करिएगा, कोशिश करिएगा 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दीजिए और 2 ऑप्शन आपके जब एलिमिनेट हो जाएं, उसके बाद आप तुक्का लगाएंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। 50-50 चांसेस हैं कि वो सही भी होगा या गलत हो सकता है। बाकी मैंने आपको बताया कि आप चाहें तो एग्ज़ाम्स को आधे पोर्शन पे दे सकते हैं। 4 एग्ज़ाम या 5 एग्ज़ाम आप दिसंबर में दीजिए, 4 एग्ज़ाम या 5 एग्ज़ाम आप अक्टूबर में दे लीजिए। और जब अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हों तो आप कैसे अपने सोर्सेज़ को चूज़ करेंगे, जो मैंने आपको सोर्सेज़ बताए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिलायबल नहीं है, बस आप रेफरेंस के लिए रखिएगा। फोकस करिएगा अपने इग्नू के स्टडी मटेरियल पे। जो बच्चे साल भर अच्छे से पढ़ाई किए हैं, इग्नू पे फोकस करिए। अपना जो क्वेश्चंस को पढ़ने का या टॉपिक्स को पढ़ने का अप्रोच है, वो ऑब्जेक्टिव अप्रोच अपना लीजिए। कंसेप्ट्स को और फैक्ट्स को बैलेंस करके चलिएगा। जो बच्चे साल भर नहीं पढ़ पाए हैं किसी भी कारण से, कोई भी प्रॉब्लम की वजह से, वो अपने कोर्सेज़ को आधा कर लीजिए। आधे एग्ज़ाम्स या जो इजी एग्ज़ाम्स हैं वो अभी आप अक्टूबर में दे दीजिए और बाकी जो बचे रिमेनिंग है वो आप दिसंबर में दे दीजिए। और जो सोर्सेज़ मैंने आपको अभी बताए हैं उनको आप रख लीजिए अपने पास, बस रेफरेंस के लिए रखिएगा, इस पर रिलाई मत करिएगा। एक काम मैं और करने वाला हूँ, जो भी मैंने ये सोर्सेज़ बताए हैं, चाहे मैं इस बुक के बारे में बात करूँ, चाहे इसके बारे में बात करूँ, या जो मेरे पास ये बुक है जो मैंने अरेंज की है वो इसके बारे में बात करूँ, मैं इसे कुछ सैम्पल्स आपको अपने ई गुरुकुल टेलीग्राम चैनल पे और जो हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उस पे, दोनों पे मैं कुछ फ़ोटोज़ या इमेजेस इन्हीं सोर्सेज़ की, जो मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी पिक्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उस पे, और जो मेरा ई गुरुकुल का चैनल है टेलीग्राम पे, उस पे, दोनों पे मैं पोस्ट करने वाला हूँ। जो बच्चे टेलीग्राम चैनल पे सब्सक्राइब नहीं है, वो नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो चैनल मेरे से, वहाँ पे जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ये सारे स्टडी मटेरियल्स के जो भी पिक्स मैं आपको भेजने वाला हूँ वो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, मैं आपको नंबर बता देता हूँ। नंबर है 7007599629। मैं रिपीट कर रहा हूँ नंबर 7007599629। इस नंबर पे मुझे मैसेज करें अपना नाम, अपने स्टेट का नाम और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम। सिर्फ ये 3 इन्फॉर्मेशन मुझे आपसे चाहिए, आपका नाम, आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम, आपके स्टेट का नाम। ये लिखकर अगर आप मुझे मैसेज करते हैं तो मैं आपको अपने उस व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर लूँगा, जहाँ पे मैं इसके कुछ स्क्रीनशॉट्स भेजने वाला हूँ या आपकी फ़ोटोज़ भेजने वाला हूँ, जिससे आप ये आइडिया ले सकते हैं। आपको एक पॉइंट मिल जाएगा कि मैं इस सोर्सेज़ पे या किस सोर्सेज़ पे रेफ़र कर सकता हूँ। सपोज़ करिए मैंने इस बुक की कुछ इमेजेस आपको पोस्ट की आपकी व्हाट्सएप पे, आप टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे आप जाके इसको डाउनलोड करके ये देख सकते हैं कि मुझे इन सोर्स पे कैसे फोकस करना चाहिए, या आपको एक आइडिया मिल जाएगा
कि कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी करनी है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने एक थोड़ा सा प्रयास किया था कि जो बच्चे क्वेश्चंस पूछ रहे थे कमेंट सेक्शंस पे या मैसेज पे कि सर कैसे करें तैयारी, कैसे होगी, कुछ आप गाइड कर दीजिए, उनके बारे में मैंने ये छोटी सी एक वीडियो बनाई है। मैंने कोशिश की थी लगभग मैं सभी पॉइंट्स को कवर करूं और आई होप कि मैंने सभी पॉइंट्स पे कवर किया होगा इस टॉपिक पे। लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट है, आपकी कुछ पर्सनल क्वेरीज़ हैं, कमेंट बॉक्स पे आप बिल्कुल लिखिए, फ्री हैं। मैं कोशिश ज़रूर करूँगा, मेरा हमेशा प्रयास रहता है आपके जितने भी क्वेरीज़ हैं उनको सॉल्व करने का, उनको सॉर्ट आउट करने का। आप कमेंट सेक्शन में जाके अपनी पॉइंट्स को, अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं। चैनल्स पे मैं एक्टिव हूँ, मतलब कि सोशल जितने भी मेरे मीडियाज़ हैं उस पर मैं एक्टिव रहता हूँ, तो आप वहाँ पे भी मुझसे चाहे तो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। लेकिन कोशिश करिएगा टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे आप डायरेक्ट मैसेज करें, जिसका मैं रिप्लाई बहुत फास्ट कर पाता हूँ, तो वहाँ पर मैं आपको कर दूँगा। कमेंट बॉक्स में भी आप चाहें तो अपनी क्वेरीज़ को मेंशन कर सकते हैं। कोशिश करिए कमेंट बॉक्स पे चीज़ें जल्दी अच्छी से शॉर्ट आउट हो जाती हैं, तो वहाँ पे आप करें। तो फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी वीडियो आप लोग की जो क्वेरीज थी उसको सॉल्व करने की। आई होप कि मैंने चीज़ें बेहतर समझाई होंगी आप लोग को। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, और अपने जितने भी दोस्त हैं जिनके साथ आप जैसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वैसे अगर वो भी फेस कर रहे हो तो प्लीज़ ज़रूर उनके साथ शेयर करिए। ये मेरे लिए बहुत मोटिवेटिव होता है कि जब आप मेरे इस चैनल्स को या मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं वीडियोस पे, अच्छे कमेंट्स आते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं या जो व्यूअर्स हैं वो एक्टिवली मेरी वीडियो के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अपने वीडियोस, मेरी वीडियोस कैसी हैं आप, और क्या इंप्रूवमेंट देखना चाहते हैं वीडियोस में, किस टॉपिक में मैं आपसे ज़्यादा बात करूं, उस टॉपिक पे आप अपना कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर ज़रूर बताएं। ये मेरे लिए बहुत मोटिवेटिव रहता है कि इसी तरह से मैं आगे वीडियोस कंटिन्यू करूं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।